बेटा इसके बाद हम लोग वेव को कंसीडर करते हैं। वेव एक्चुअली होती क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मैं अगर आपको दो मासेस प्रोवाइड करूं, तो आप जानते हैं, आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी है कि एक आदमी एक ही टाइम पे दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब कि अगर मास ए और मास बी है और उन दोनों को मैं पोजीशन एक्स पे ही रखना चाहूँ, ये दोनों मैटर हैं, तो क्या वो दोनों एक साथ एक ही टाइम पे एक जगह प्रेजेंट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम वेव की बात करें, अब देखो मैटर और वेव के बीच में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को समझाने के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि मैटर क्या होता है और वेव क्या होती है। मैटर क्या है? एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो एक ही टाइम पे एक जगह एक प्लेस पे कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम वेव की बात करें तो वेव क्या है? वेव डिस्टर्बेंस ऑफ मैटर है। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ मैटर है जो कि एनर्जी कैरी करता है। डिस्टर्बेंस ऑफ मैटर विच कैरी एनर्जी, विच कैरी एनर्जी। याद रखिएगा, ये डिस्टर्बेंस ऑफ मैटर है जो कि क्या करता है? एनर्जी को कैरी करता है। और याद रखिएगा कि जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं दैट आर नॉट मैटर, और वो एक टाइम पे एक जगह एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि मैटर एक टाइम पे एक जगह एक से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो सकता, लेकिन वेव एक टाइम पे एक जगह एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती है, जिसको अभी हम लोग डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के टाइम पे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सुपर पोजिशन फिनोमेनन बोलते हैं। ठीक है, चलिए वेव के बारे में हम लोग फर्दर जानते हैं कि वेव के बारे में हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो वेव को समझिए कि वेव कैसे चलती है। देखिए, आपने एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखे होंगे, जैसे सारी की सारी जो लाइट्स होती हैं वो रेड कलर की क्यों होती हैं, जितनी डेंजर लाइट्स होती हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसको बोला जाता है कि ये क्या करती हैं? दूर तक ट्रेवल करती हैं। तो आखिर दूर तक ट्रेवल कैसे कर पाती हैं, उस फिनोमेनन को हम समझते हैं। देखो, वेव सभी लोग जानते हैं इस तरीके से ट्रेवल करती है, आप सभी ने पढ़ रखा है। एक को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं, क्रेस्ट और क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। ये एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब वेवलेंथ क्या होती है? एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगर हम एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन निकालना चाहें, या हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन निकालना चाहें, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो चलो इसको समझाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक वेव हमने ऊपर बना रखी है और एक वेव हम नीचे बनाते हैं इस तरीके से। अब मेरी बात का जवाब दो। जो बच्चे जानते होंगे वो ये जानते होंगे कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस वेव। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी का हुआ क्या कि एक स्पेसिफिक एरिया में या एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में कितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव जा सकती हैं। अगर हम जैसे बोले कि अगर 1 मीटर हमने लेंथ ले रखी है, तो उस 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव, कितने नंबर ऑफ वेव्स क्या हो पा रहे हैं, इनकॉर्पोरेट हो पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन आप सभी को समझ में आ गया। अब अगर हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन निकालना चाहें, तो हम सभी जानते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और अगर हम एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन निकालना चाहें तो हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब जरा ध्यान से देखो क्यों मैंने ये रिलेशनशिप दिया है। यहां पे देखो कितनी नंबर ऑफ वेव्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 हम मान सकते हैं। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या बोला कि यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और यहां पे फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों? क्योंकि यहां पे वेवलेंथ ज्यादा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और इसी के थ्रू आइंस्टीन ने आगे चल के इक्वेशन दिया E इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट का यूज करके, E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जिसको आगे चल के E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के फॉर्मेट में भी आपको पढ़ना है। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये दोनों इक्वेशन प्लैंक्स के दिए हुए थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? इतना सभी के पल्ले पड़ गया? अगर इतना समझ में आ गया है तो इसके कुछ रिलेशनशिप समझिए। इनको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का काउंट आपको समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब एक चीज और जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो अगर इस वेव को हम इस तरीके से चलाते हैं तो याद रखिएगा कि इस एक्सिस से लेके इस एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है,
ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सब मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो भी लाइट आप देखते हैं वो सब क्या है, वो वेव है, वो वेव नेचर को बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम टेबल लेते हैं, किसका, लाइट्स का, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो यूवी लाइट होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट। मतलब अगर विजिबल रीजन को हम देखें, विजिबल रीजन जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हैं, विबग्योर के नाम से भी जानते हैं, उसमें वायलेट की एनर्जी क्या होगी, सबसे हाई होगी। वायलेट की एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन हर चीज हाई होने से फायदा ही नहीं होता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब किसी स्पीसीज की एनर्जी इंक्रीज करती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर एनर्जी हाईएस्ट है और फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट है तो सिंपल सी बात है, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। और वहीं अगर हम रेड लाइट की बात करें तो इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी लोवेस्ट है, इसकी एनर्जी सबसे कम है। लेकिन इस सबसे कम एनर्जी होने की वजह से क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो है, और फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए रेड लाइट क्या करती है, दूर तक ट्रेवल करती है, रेड लाइट काफी दूर तक जाती है। बाकी सभी क्या है, इंटरमीडिएट हैं। और नियर अबाउट 700 से लेके ये अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 700, 600, 500, 500, 400, 400 और 300 के रेंज तक ये जाते हैं नैनोमीटर्स में। ठीक है, इनको याद रखिएगा, इनको समझ लीजिएगा। अब जिन वेव्स के बारे में हमको फर्दर पढ़ना है वो क्या है बेटा, वो अलग अलग टाइप की वेव हैं जो कि आपको अलग अलग नेचर में पाई जाती हैं, जैसे गामा रे, एक्सरे। तो उनका हम ऑर्डर पढ़ लेते हैं कि वो किस ऑर्डर में कैसे पाई जाती हैं। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक को मैं नाम देता हूं जक्स्यू विम्ब्रे। जक्स्यू विम्ब्रे, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, जी फॉर गामा रे, जी फॉर गामा रे, एक्स फॉर एक्सरे, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, इसको हम लोग यूवी भी बोलते हैं। इसके बाद आती है इंफ्रारेड, IR जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आती है बेटा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद नंबर आता है रेडियो वेव का, और रेडियो वेव के बाद आती है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मोस्टली इलेक्ट्रिकल वेव्स इनको बोलते हैं, कुछ बुक्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी मिल जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, अगर इनके वेवलेंथ की सीक्वेंस की हम बात करें तो हमको साफ साफ पता है कि अल्ट्रावायलेट आपको याद कैसे रखना है। अगर आपको ये स्टोरी याद हो गई और आपने इतना लिखना सीख लिया, उसके बाद आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सीक्वेंस अपने आप लिख लेंगे। आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ क्या होती है, रेड से कम होती है। मतलब वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो रेड से क्या होती है, कम होती है। तो आपको उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, सिंपल सी बात है, गामा रे की। उससे ज़्यादा एक्सरे की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर IR की, फिर माइक्रोवेव की, देन रेडियो वेव की, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। अब देखिए इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। गामा रे अपनी लो फ्रीक्वेंसी, नहीं लो फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं होगी, हमने यहाँ वेवलेंथ का ऑर्डर पढ़ा है। क्या पढ़ा है, वेवलेंथ का ऑर्डर। मैं फिर से पूछ लेता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, वेवलेंथ का ऑर्डर है ये। और सिंपल सी बात है कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बोलिए, घट रही है। मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रे की। और फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ज्यादा एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, गामा रे की, देन एक्सरे, देन अल्ट्रावायलेट, देन IR, देन माइक्रोवेव। इसीलिए याद रखिए कि गामा रे और एक्सरे से बचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है। क्या पावर हाई होती है बेटा, पेनिट्रेशन पावर। ये बहुत तेजी से किसी भी सरफेस को पेनिट्रेट कर सकते हैं, इवन दीवार तक को छेद कर सकते हैं। गामा रे और एक्सरे का इस्तेमाल तो जमीन के अंदर गई हुई पाइपलाइंस में हुए छोटे से छेद तक को खोजने के लिए किया जाता है। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। आप एयरपोर्ट्स पे जाइए, एयरपोर्ट्स पे भी आप देखेंगे कि एक्सरे स्कैनर्स लगे होते हैं जो कि अंदर रखे हुए सामान तक को स्कैन कर लेते हैं, हड्डियों तक को स्कैन कर लेते हैं जो आपके बॉडी के अंदर है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से पॉसिबल है, जिनकी वजह से इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है जो ये किसी भी सरफेस को क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे लाइट के।
वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, और उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी क्यों मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्लैंक, आइंस्टीन और बोहर इन्होंने क्वांटम एरा को जन्म दिया था। सबसे पहले प्लैंक आए थे, प्लैंक के बाद आइंस्टीन ने इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्मेशन किए वेव थ्योरी में, क्वांटम थ्योरी में, और उसके बाद बोहर फिनोमेनन आया, ठीक है। तो ये एक एरा था जो कि एक सीक्वेंस में चल रहा था, और मैं भी उसी सीक्वेंस में चलता हूँ, ठीक है। जिस सीक्वेंस में हिस्ट्री चली है उसी सीक्वेंस में हम साइंस को पढ़ते हैं। अपने मन से हम कोई ऑर्डर बना के नहीं पढ़ेंगे कि हमें कोई टॉपिक पहले आता तो मैं उसको पहले पढ़ा दूँ। प्लैंक सबसे पहले आए थे, उसके बाद आइंस्टीन ने डिस्कवरी की थी क्वांटम फिनोमेनन में, और फिर किस में डिस्कवरी की थी, बोहर ने फिनोमेनन में, क्वांटम फिनोमेनन में ढेर सारी डिस्कवरी की थी। तो क्वांटम फिनोमेनन को समझने के लिए हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, और तब हम लोग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेव नेचर ऑफ लाइट क्या था और कैसे आया था। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन थे। एक फिनोमेनन था जिसको हम लोग बोलते थे इंटरफेरेंस, और दूसरा फिनोमेनन था जिसको हम लोग बोलते थे डिफ्रैक्शन। अब इन दोनों के बारे में एक्चुअली आपको पढ़ना तो फिजिक्स में है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सभी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पढ़ेंगे कुछ नहीं, इसलिए मैं बहुत बेसिक जो पॉइंट्स हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के वो आपको यहीं पे समझा देता हूँ, और इसके बाद हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत ढेर सारी डिस्कवरी की, जैसे रदरफोर्ड ने भी डिस्कवरी की, और भी साइंटिस्ट है, प्लैंक ने भी डिस्कवरी की, लेकिन लाइट की सारी प्रॉपर्टीज को वेव नेचर के थ्रू बता पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें या हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत फेमस इफेक्ट है, आप सभी लोग जानते हैं। आज के डेट में सारी सोलर सेल्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो नेचर था वो पार्टिकल नेचर से ही प्रूफ हो सकता था, लेकिन पार्टिकल नेचर के पहले जो वेव नेचर था, आखिर वो वेव नेचर कैसे प्रूफ हुआ और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखो जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया था, या अभी हम लोग इसके पहले जो थोड़ी देर पहले लेक्चर पढ़े थे पिछले क्लासेस में, उसमें हमने ये बताया था कि अगर वेव को आप कंसीडर करिए तो वेव क्या है, वेव एनर्जी का डिस्टर्बेंस है, या वेव वो एनर्जी है जो कि मैटर के डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट होती है। मैटर जब डिस्टर्ब होते हैं, मैटर के जब पॉइंट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। चलो तो अब हमें क्वेश्चन का जवाब दो। अगर सपोज करो दो वेव हमको दी हुई है और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हम एक वेव डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चला रहे हैं और दूसरी वेव सेम एम्पलीट्यूड की, याद रखिएगा दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। दो वेव अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करना शुरू की, और वो पॉइंट एक्स पे, इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस की। तो याद रखिएगा कि अगर इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों वेव पॉइंट एक्स पे आने के बाद एक दूसरे को टेकअप कर लेंगी, एक दूसरे में एडअप हो जाएंगी। मतलब अब एम्पलीट्यूड ए नहीं होगा, अब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इस तरह के फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन फिनोमेनन। क्या बोलते हैं बेटा, सुपरपोजिशन फिनोमेनन या ओवरलैप फिनोमेनन। और ऐसे जो हमारे जो ओवरलैप क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, पॉजिटिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ठीक है। समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम अगर नेक्स्ट बात करें, अगर सपोज करिए कि पॉइंट एक्स पे भी फिर डायरेक्शन में दो वेव आ रही है। अच्छा एक चीज को ये समझिए कि जब पॉइंट x पे ये दोनों वेव एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट पे ये पॉइंट 2a देंगी, लेकिन उस पॉइंट को जब ये वेव क्रॉस कर जाएंगी, मतलब ये वेव जब इधर आगे निकलेगी और ये वेव जब इधर आगे निकलेगी, तो फिर से क्या होगा, इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड a हो जाएगा और इस वाली वेव का भी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब अगर ये वेव इधर आती है और ये वेव इधर जाती है तो फिर से वो अपने पुराने एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वेव्स एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को क्या कर देंगी, एडअप कर देंगी, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में, दोनों का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब इस बात को समझिए कि अगर मैं दूसरी वेव लेता हूं जिसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ना होके निगेटिव है, क्या है बेटा, पॉजिटिव ना होके निगेटिव है। चलो हम ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज करो वेव ऐसे आ रही है, ठीक है,
इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a नहीं है, वो -a है। तो आधे से ज़्यादा लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अब क्या होगा, जब ये पॉइंट x पे पहुंचेगा तो यहाँ पे आपको कोई वेव नहीं मिलेगी या आपको यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद फिर से ये वाली वेव इधर चली जाएगी नेगेटिव वे लेके और ये वाली वेव इधर चली जाएगी पॉजिटिव वे लेके, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको क्या मिलेगा, कोई एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा। इस तरह के ओवरलैप्स को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, DSTRUCTIV, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ, इस बात को समझिए। सभी के पास नॉइस कैंसलेशन माइक्स होते हैं, नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स होते हैं। नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स के मार्केट में बहुत बड़ा बूम आया है कि आपके आसपास की जो साउंड्स होंगी उनको वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स में इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स जो होते हैं वहाँ पे इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया फिनोमेनन। अब इस फिनोमेनन को हम दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं आपको साइनोसॉइडल वेव देता हूँ, ठीक है। आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप समझेंगे कैसे, फिर हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पे आते हैं। अगर मैं आपको साइनोसॉइडल वेव देता हूँ, साइनोसॉइडल वेव का मतलब एक डायरेक्शन में चल रही है वेव और एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इसी के ठीक नीचे दूसरी वेव चल रही है, वो भी इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, क्रेस्ट और ट्रफ दोनों के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अगर ऐसी वेव्स को आप सुपर इम्पोज कराते हैं तो आपको क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलेगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड a और इसका एम्पलीट्यूड a मिला के इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a। लेकिन अगर इन वेव्स को हम 1/2 पोजीशन से शिफ्ट कर दें, मतलब अगर हम इन वेव्स को ऐसे बनाते हैं, जैसे सपोज करिए 1/2 वेवलेंथ हम इन वेव्स को शिफ्ट कर देते हैं, मतलब कहने का क्या है, जहां पे इसका क्रेस्ट आ रहा है वहां पे अगले का ट्रफ आएगा, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब जब इनका ओवरलैप बनाने की कोशिश करेंगे, इनका ओवरलैप आप कराएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल 0 मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह के ओवरलैप को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, और इस तरह के ओवरलैप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। अब समझिए कि अगर एक वेव दीवार से जाके टकराती है और उस दीवार पे जो बाउंड्री है, जिस जगह पे वो टकरा रही है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब वेव टकराने के बाद इधर और इधर कहीं भी जा सकती है, तो जैसे वो जा रही है वैसे ही वो वापस आएगी, उस वेव के फिनोमेनन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर एक वेव एक बाउंड्री से जाके टकराती है और उस बाउंड्री का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, फिक्स्ड है, मतलब वो वेव को ऊपर नीचे नहीं जाने देता, वो वेव को उसी पॉइंट पे फिक्स कर देता है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई वेव पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से जाती है और फिक्स्ड बाउंड्री पे टकराती है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री पे टकराएगी तो एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन अगर फिक्स्ड बाउंड्री पे टकराएगी तो याद रखिएगा एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन +a के बजाय क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में पॉइंट समझते हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है। इंटरफेरेंस आप थिंक समझ भी गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो आप पानी में जाके 2 पत्थर मारिए। पानी में जाके आपको क्या करना है, 2 पत्थर मारने हैं, ठीक है। जैसे अगर सपोज करिए पानी में आप एक पत्थर यहाँ मारेंगे, एक पत्थर यहाँ मारेंगे, तो वेव कैसे बनेंगी, वेव इस तरीके से बनेंगी, ढेर सारी वेव बनेंगी, और दूसरी वेव जो यहाँ पे बनेगी वो भी क्या करेगी, किसी न किसी पॉइंट पे क्रॉस करेगी। ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंस बोलते हैं, जहाँ पे 2 वेव एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं, ठीक है। चलो, अब हम डिफ्रैक्शन के बारे में समझते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है। याद रखो कि अगर वेव को किसी छोटे से पॉइंट के थ्रू पास करा दिया जाए, जैसे सपोज करो एक बहुत बड़ी वेव है और एक छोटा सा स्लिट है, इसको आगे चल के आप लोग फिजिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक चीजें ही बता रहा हूँ। सपोज करो ये वेव क्रॉस करके यहाँ से जा रही है, ठीक है। जब ये वेव यहाँ पे पहुंचेगी तो ये वेव यहाँ पे जाके बेंड कर जाएगी, ये वेव यहाँ जाके मुड़ जाएगी, ठीक है। और इसी बेंडिंग ऑफ वेव एट स्लिट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। अब अगर दोनों के बीच में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में, इंटरफेरेंस
और डिफ्रैक्शन के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए अगर दोनों का वेव डायग्राम बनाया जाए तो देखो दोनों के बीच में बहुत बेसिक सा डिफरेंस क्या होगा। यहाँ जो वेव होंगी वो इस तरीके से होंगी, ठीक है, लेकिन डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जो मीडियम मैक्सिमा हो, जो मीडियम में होगा, जो एकदम मिडिल में होगा, मिडिल मैक्सिमा हाईएस्ट होगा, फिर ये वैल्यू क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझेंगे। जो बेसिक में जो आपको बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये था वेव नेचर का प्रूफ। ये सारे फिनोमिनन सभी तरह के वेव में पाए जाते हैं, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो पानी में बनने वाली वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो। तो जैसी वेव पानी में मिली थी, जैसा नेचर पानी के वेव्स का था वैसा ही नेचर लाइट के वेव्स का था। इस वजह से प्रूफ हो पाया कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। लेकिन ये फिनोमिनन और ये जो भी डिस्क्रिप्शन था वो कंप्लीट नहीं था। क्यों नहीं कंप्लीट था? क्योंकि वेव नेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाता था। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनको वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता था। तो उनको समझने के लिए प्लैंक्स जैसे साइंटिस्ट आगे आए जिन्होंने क्वांटाइजेशन का फिनोमेनन दिया कि लाइट पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, वो रेगुलर नहीं होते, वो डिस्क्रीट होते हैं। उसको समझने के लिए हम लोग ब्लैक बॉडी इफेक्ट को पढ़ेंगे।